recently discovered alkali metal would be placed in 119 नंबर का कोई क्षारीय धातु तत्व होगा, वो होगा कि नहीं होगा भैया, है ना, क्योंकि 118 पे तो ओगेनोसोन आ जाती है। अगर 118 पे ओगेनोसोन आ गई तो 119 वाला फिर एस ब्लॉक में जाएगा, और एस ब्लॉक में भी पहले वाले में जाएगा 1s1 में, यानी NS1 में जाएगा। इसका मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट होगा और पीरियड उसका 7 तो हो चुके हैं ओगेनोसोन तक। ओगेनोसोन में पीरियड होता है 7h2, तो फिर जो नया एलिमेंट आएगा वो 8th पीरियड में भरा जाएगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, थर्ड, प्रथम समूह और 8वां पीरियड होगा उसका, 8th पीरियड एलिमेंट। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में अधिकतम कितने तत्व हो सकते हैं, बताइए। 5वें आवर्त में अधिकतम कितने तत्व हो सकते हैं? तो भैया पहले आवर्त में कितने होते हैं, 2, दूसरे आवर्त में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। ये आवर्त नंबर 1 होता है, ये आवर्त नंबर होता है 2 and 3, ये होता है आवर्त नंबर 4 and 5, ये होता है 6 and 7। n बराबर 6 और 7। साफ दिखाई दे रहा है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो पीरियड नंबर 5 के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड, 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं जब पीरियड जो है वो क्या होगा। विन्यास से कैसे करें, विन्यास से कैसे करें, तो विन्यास तो आप देखो ना कि भैया यहाँ पे कौन आता है, लास्ट में यहाँ पे आता है ओजी, ओगेनोसोन। अब ओगेनोसोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो लास्ट में आता है 7h2 पर जाता है ये। अब उसके बाद यहाँ अपन आएंगे तो 8वां पीरियड आ जाएगा, 8वें पीरियड में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन 8s1 में। 8वां कहा गया 8s1 में, 9th इलेक्ट्रॉन होगा 8s2, यानी कि 20वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8s2 में जाएगा, 120 नंबर वाला। ये 100 क्या होता है 18, ये आ गया 119 और ये आ गया 120। अब उसके बाद में एक डी ब्लॉक का आएगा, फिर बीच में 14 तत्व एफ ब्लॉक के आएंगे, है ना, फिर वापस डी ब्लॉक चालू होगा, फिर वापस पी ब्लॉक आएगा। तो उसके अनुसार आप इसमें जमा सकते हो। हाँ 119 वाला यहाँ आ गया ना ओगेनोसोन में 7s2 तक, तो 7s2 तक आ गया। इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस है। इसका पूरा अगर विन्यास देखना चाहे तो इसका पूरा विन्यास हो जाएगा आपका जो है 5f14, फिर 6d10 एंड 7s2, 5f14, 7s2 एंड 7p, 7s2 एंड 7p6, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन 7s2 7p6। अब 7p6 के बाद में इसका जो अगला आएगा वो कहाँ आएगा, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद में अगला वापस किस में आएगा, 8th ग्रुप एलिमेंट में आ जाएगा। अरे भैया जैसे हीलियम खत्म होने के बाद लिथियम आता है, आता कि नहीं आता, नियॉन खत्म होने के बाद सोडियम आता है, क्षारीय धातु आता है, वैसे ही ओगेनोसोन खत्म होने के बाद क्षारीय धातु आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है, कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है, कौन सा संक्रमण तत्व है। तो भैया संक्रमण तत्व कौन सा होता है, जिसका आद्य अवस्था में या किसी भी दूसरी अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी उपकोष अपूर्ण होना चाहिए। और डी उपकोष अपूर्ण किसका होता है, सिल्वर का होता है ना। ये तो वैसे भी नहीं आएगा, संक्रमण में लॉरेंशियम है Lr, लॉरेंशियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये भी जिंक वाले के नीचे आता है लॉरेंशियम Lr, है ना। ये क्या पूछ रहा है आप पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सा एक संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनका डी उपकोष अपूर्ण होता है, और संक्रमण तत्व में ये 3 आ जाएंगे ना, कॉपर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, इनका डी कहीं ना कहीं अपूर्ण होता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का।
या इससे पहले वाले जितने भी हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, वो सब। जिंक तो B10 हो जाता है। ये तीनों मैंने लिखवाया था आपको, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये संक्रमण वाले तत्व नहीं होते हैं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये संक्रमण तत्व नहीं होते क्योंकि इनका डी उपकोष भरा हुआ होता है। किसी विशिष्ट तत्व के लिए त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा? त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो आपको पता होगा सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होती है? वॉन्डरवॉल त्रिज्या होती है। उसके बाद में आती है धात्विक त्रिज्या, और सबसे छोटी जो त्रिज्या होती है वो होती है सहसंयोजक त्रिज्या। मतलब अगर क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ी त्रिज्या होगी वॉन्डरवॉल त्रिज्या, उसके बाद मेटेलिक, और सबसे लास्ट में आ जाएगी कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट त्रिज्या। करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, कोवेलेंट सबसे छोटी होती है, मेटेलिक उससे ज्यादा, और वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन एल्कली मेटल एंड हेलोजेंस फैमिली टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी, कह रहा है कि क्षार धातु और हेलोजन परिवार में ऊपर से नीचे चलने पर क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? तो हेलोजन में तो क्रियाशीलता आपने पढ़ी भी है, वुड्स रिएक्शन में पढ़ी है, वहां लिखवाई है मैंने हेलोजन की क्रियाशीलता। हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होता है ये, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम क्रियाशील होती है आयोडीन हेलोजन में। लेकिन क्षार धातुओं में ऐसा नहीं होता है। क्षारीय धातुओं में क्या होता है, सोडियम कम क्रियाशील होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम उससे ज्यादा होता है। लेकिन असामान्य रूप से लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, असामान्य रूप से लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, लिथियम के बाद सीजियम आएगा, मतलब ऊपर से नीचे चलने पर क्षार धातुओं में तो घट रही है, बढ़ रही है, सॉरी बढ़ रही है, और हेलोजन में क्या हो रहा है, क्रियाशीलता घट रही है। तो दोनों समूहों में घटेगी, दोनों में बढ़ेगी नहीं, क्षार धातुओं में बढ़ती है और हेलोजन में ऊपर से नीचे चलने पर घटती है। सो आंसर विल बी थर्ड, क्षार धातुओं में ऊपर से नीचे बढ़ती है और हेलोजन में ऊपर से नीचे चलने पर घटती है। करेक्ट, थर्ड होगा भैया। काफी अलग अलग तरीके के जवाब क्यों आ रहे हैं, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। ये जो क्षार धातु होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, और आसानी से त्याग देते हैं तो ये इनकी क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है। लिथियम एक अपवाद है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है, लिथियम, है ना, लिथियम छोटा धनायन बनाता है, इस वजह से क्रियाशीलता इसकी ज्यादा होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु आकार का सही क्रम क्या होगा, एटॉमिक साइज का सही क्रम क्या होगा? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है ये, तृतीय आवर्त के तत्व है, और इनमें एटॉमिक जो है आकार, परमाणु आकार का सही क्रम क्या होगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, टिन, जर्मेनियम, लेड, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। तो याद है आपको, मैंने लिखवा रखा है ये, बताओ क्या लिखवाया था? ये बताया था कि बोरॉन अब ऊपर से नीचे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम का जो आकार होता है वो गैलियम से बड़ा होता है। बताया था आपको 3D संकुंचन आ जाता है बीच में, क्या आ जाता है, 3D संकुंचन आ जाता है। तो थैलियम का आकार बड़ा होगा इंडियम से, उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, फिर गैलियम और फिर बोरॉन आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है इसके, है ना, आप लोग उसमें देख भी सकते हो, ये क्रम अपन ने बोर्ड पे लिखा भी था। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे कुछ क्वेश्चन अभी आप जैसे बता रहे थे कि सर थोड़े अलग लेवल के हैं,
लेवल के नहीं है एक्चुअली, वो इनमें डाल दिए गए हैं। जैसे अब ये है, तो ये अभी अपने को नहीं पढ़ना है क्वेश्चन। जब हम डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे ना, तो हम इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पढ़ेंगे। तो ये अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्या होता है या क्या नहीं होता है, ठीक है। गैडोलिनियम और दूसरा है आपके पास यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है, डी ब्लॉक से रिलेटेड या पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। फिर भी आप चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4F7 5D1 6H2 और 4F7 एंड 6H2। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। गैडोलिनियम का होता है 4F7 5D1 और 6H2, और यूरोपियम जो होता है, यूरोपियम EU, इसमें डी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, तो हो जाता है 4F7 6H2। चलिए अगला सवाल देखिए, अधिकतम अंतर विद्युत ऋणता में किनके बीच में होगा। इनमें से किसके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 9। बोरॉन थैलियम या बोरॉन एल्यूमिनियम, विद्युत ऋणता का अंतर अधिकतम किसमें होगा। एल्यूमिनियम गैलियम या गैलियम और, ये तो सेम ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन भैया थोड़ा सही नहीं है ना। बोरॉन थैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम ठीक है, एल्यूमिनियम गैलियम ठीक है, और एक बोरॉन एल्यूमिनियम कर लो आप इसको, है ना, इसको एक बोरॉन एल्यूमिनियम आप कर सकते हो। बोरॉन एल्यूमिनियम तो आ चुका है ना, बोरॉन और गैलियम कर दो आप, गैलियम के साथ बोरॉन कर लो, गैलियम के साथ बोरॉन कर लो। गैलियम के साथ बोरॉन। हाँ, अधिकतम अंतर किसमें होता है बताइए भैया। बोरॉन और थैलियम में होता है या बोरॉन और एल्यूमिनियम में होता है। तो ध्यान रखना भैया, सबसे ज्यादा जो है विद्युत ऋणता होती है बोरॉन की, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थैलियम। होता क्या है देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम में विद्युत ऋणता बढ़ती है, विद्युत ऋणता घटती है बोरॉन से एल्यूमिनियम में लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में वापस क्या होती है, बढ़ती है। और उसके बाद आगे और विद्युत ऋणता जो होती है बढ़ती है, लेकिन बहुत कम बढ़ती है, जो परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता का अंतर होता है वो बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में होता है। बोरॉन की होती है 2 पॉइंट समथिंग 2.5, एल्यूमिनियम की 1.6। 2.5 और 1.6 में जो अंतर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में सबसे ज्यादा अंतर होता है किसका, विद्युत ऋणता का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। अब जैसे कुछ बातें, जैसे ये बातें आ गई, अब ये बातें आपको नहीं पता चली तो आपने इसको अलग से बुकलेट जो आपने बनाई कॉपी, आपने उसमें इसको नोट कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया, खाली ये लाइन ही नोट कर ली कि बोरॉन एल्यूमिनियम में विद्युत ऋणता का अंतर बाकी एलिमेंट्स की तुलना में ज्यादा होता है। एक बार आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर मैं उसको बताता हूँ। चलिए आगे बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे। ये लगभग बराबर होते हैं, क्रम का तो कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। बोरॉन की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, फिर उसके बाद बोरॉन एल्यूमिनियम के बाद जो है यहां से आ जाता है कौन, थैलियम, Tl। थैलियम के बाद आ जाता है इंडियम, ठीक है, थैलियम इंडियम, और उसके बाद में आ जाता है गैलियम। ये क्रम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गैलियम और बोरॉन के बीच में सबसे ज्यादा होगी, नहीं। इसका
बहुत कम होती है। यहाँ पर एल्यूमिनियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम में जो अंतर होता है ना वो बहुत कम होता है, डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम और बोरॉन के अंदर अंतर ज्यादा होता है, 1.6 तक का अंतर होता है। बाद वालों में इतना अंतर नहीं होता है, बढ़ती है घटती है, लेकिन बहुत कम अंतर, कम डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ जो है एल्यूमिनियम, बोरॉन के बाद में एल्यूमिनियम आएगा, और उसके बाद में मैं इस क्रम को सही लिख देता हूँ, एक मिनट को, ये ऐसे आएगा, बोरॉन, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद एल्यूमिनियम। ये क्रम सही है इसका, ये एग्जैक्ट है, पहले वाला नहीं था, ये वाला एग्जैक्ट है ना। इस क्रम को ध्यान में रख लेना, ये विद्युत ऋणता का क्रम होता है। चलिए क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अस्तित्व में नहीं है, बताओ भैया, इनमें से कौन सा नहीं बनेगा, विच इज कैन नॉट बी फॉर्म्ड, अस्तित्व में नहीं है। AlF6 3-। देखो कोई चीज अस्तित्व में है या नहीं है, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या है। इसका कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें रिक्त डी हुए, अगर उसमें डी कक्षक हुए तो वो अपनी संयोजकता बढ़ा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम में रिक्त होता है, तो एल्यूमिनियम की वैसे तो संयोजकता +3 ही होती है एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम के पास क्या है, इसके पास खाली डी कक्षक है, रिक्त डी है, तो ये 4 से ज्यादा संयोजकता भी रख सकता है ना। बोरॉन, जैसे बोरॉन के पास 4 ही होती है, एक एस और 3 पी, तो बन जाएगा बोरॉन, एक एस और एक 2s और 2p होता है, तो 4 बन गए इसके, हो गए। एल्यूमिनियम या क्लोरीन आ गया, अब क्लोरीन में भी क्या होता है, रिक्त डी होता है, लेकिन देखो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि कार्बन के पास होता है 2s और 2p, और इसके आगे 2d नहीं बनता है। तो 2s और 2p होने से कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन में नहीं बन सकते। तो यहाँ कार्बन ने 6 बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस बता रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। माइनस के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। अब ये जैसे सवाल है, अब ये जैसे आप पढ़ोगे, मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा ऑक्साइड के प्रकार, तो ऑक्साइड के प्रकार में ये चीज आ जाती है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय और कौन सा उभयधर्मी। तो ध्यान रखना है भैया क्या चीज अपने को, ये मैंने बताया भी है आपको आई थिंक, कि अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, तो ध्यान रखना, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं कौन, जो अधातु होते हैं, कौन, जो अधातु होते हैं। क्षारीय ऑक्साइड बनाता है कौन, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो कौन होते हैं, जो धातु होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड अधातु बनाते हैं, और साथ में क्रोमियम +6 और मैंगनीज +7 भी अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अधातुओं के साथ क्रोमियम और मैंगनीज अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं धातु। और उभयधर्मी में एक फिक्स चीज है, उभयधर्मी में एक फिक्स चीज है, याद रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाते हैं, तो ये याद रखिएगा, क्या बताया होगा मैंने, जनाबे, जनाबे आली, ठीक है, पंजाबी, पंजाबी सॉन्ग, जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग, सब, ठीक है, सब ऐसे, सब ऐसे गाया करो, सब ऐसे गाया करो। बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको सारे उभयधर्मी ऑक्साइड मिल जाएंगे, है ना। जनाबे मतलब जिंक, बे मतलब बेरिलियम, जिंक बेरिलियम, आली मतलब एल्यूमिनियम, पंजाबी पीबी लेड, सॉन्ग SN टिन, सब एंटीमनी SB ऐसे, आर्सेनिक AS, गाया GA गैलियम, करो मतलब क्रोमियम, लेकिन क्रोमियम कौन सा, +3 वाला, क्रोमियम कौन सा, +3 वाला क्रोमियम। ये उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो अब आप सबके बारे में आराम से बता सकते हो। बोलो भैया पहला क्या है, Mn2O7, नहीं भैया Mn+2+7 है, ये सही नहीं है, ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये एक अम्लीय ऑक्साइड है। Al2O3 एकदम सही है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है।
Cl2O7 एकदम सही है, ये एक अम्लीय ऑक्साइड है क्योंकि अधातु का ऑक्साइड है। और उदासीन ऑक्साइड, उदासीन भी मैं आपको बता देता हूं। उदासीन ऑक्साइड में दो तीन नाम ही ध्यान रखने हैं आपको, जैसे कि वाटर एक उदासीन ऑक्साइड होता है, जल, N2O और NO, N2O और जो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O और CO, ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं। पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2O जो होता है वो एक एम्फोटेरिक या सॉरी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसमें से सवाल मिल सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अधात्विक गुणों का सही क्रम क्या होगा? अधात्विक गुणों का सही क्रम तो हमें पता होना चाहिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलोगे, ऊपर से नीचे चलोगे, बाएं से दाएं चलने पर अधातु लक्षण, अधात्विक लक्षण बढ़ता है और ऊपर से नीचे चलने पर अधात्विक लक्षण घटता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, ये होता है। तो अब आप देख लीजिए, पहली बात तो ये सिलिकॉन इसमें क्या है, उपधातु है, और बाकी सभी जो है वो अधातु तत्व होते हैं। तो सिलिकॉन एक ही ऑप्शन में मिल रहा है आपको। अधात्विक गुणों का सही क्रम क्या होगा? तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा अधातु है, बाएं से दाएं, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, सही है, और सबसे लास्ट में सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन उपधातु होता है, उसमें धात्विक लक्षण भी ज्यादा है तो अधात्विक लक्षण कम है। तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन और उसके बाद सिलिकॉन, ये अधात्विक लक्षण का गुण होता है। तो सी आपका क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। ऑक्सीकरण शक्ति के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीकारक क्षमता के आधार पर क्रियाशीलता। तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन होता है? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीकारक क्षमता फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन में क्लोरीन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से ऑक्सीकारक क्षमता। क्लोरीन एक ऑक्सीकारक होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, पानी के अंदर क्लोरीन को प्रोवाइड करते हैं ना ब्लीचिंग करने के लिए, जीवाणुओं आदियों को जो है ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका उपयोग एक ब्लीचिंग एजेंट में करते हैं, नाइट्रोजन का नहीं करते हैं। बात सुन भाई। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से तत्व विकर्ण रूप से संबंधित है? विकर्णी संबंध किसमें होगा? तो देखो विकर्णी संबंध तीन जगहों पे होता है। बोरॉन, सबसे पहले यहाँ पे आ गया कौन? लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। किसी का आंसर आ रहा है क्या? बी, लिथियम और मैग्नीशियम, करेक्ट। लिथियम और मैग्नीशियम, विकर्णी संबंध जो है वो तीन जगहों पे होता है। पहला संबंध होता है विकर्णी संबंध लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, दूसरा होता है बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में, और तीसरा होता है बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में। लिथियम मैग्नीशियम विकर्णी संबंध दर्शाते हैं, डायगोनल रिलेशन। बेरिलियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन जो है ये आपस में डायगोनली एक दूसरे के समान गुणधर्म दर्शाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड, लिथियम और मैग्नीशियम, Li and Mg। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, in modern periodic table there are total 6 group of p block because, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में p ब्लॉक जो है उसमें 6 ग्रुप होते हैं, क्यों? p ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं ना, 13 से लगा के 18, 13 to 18 p ब्लॉक होता है, 13 से लगा के 18 वर्ग तक p ब्लॉक आता है। तो p ब्लॉक के तत्व जो है उनमें ऐसा आधुनिक आवर्त सारणी में p ब्लॉक के कुल 6 समूह होते हैं, क्यों? क्योंकि p कक्ष में नहीं है ना,
p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। विकर्णी संबंध में आवेश और त्रिज्या का अनुपात समान होता है। विकर्णी संबंध में क्या होता है, इनका जो आवेश है, चार्ज, और इनका जो साइज है, चार्ज और साइज का जो रेशियो होता है वो समान होता है। फाई जिसको हम बोलते हैं, फाई आयनिक विभव समान होता है, फाई कहते हैं उसको, आयनिक विभव, वो विकर्णी संबंध में समान होता है। तो एक पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, सही बात है। पी उपकोष में, पी कक्ष में नहीं है ना, कक्ष तो कोश हो गया, ये तो क्या हो गया, एक पी कक्षक हो गया। एक पी कक्षक में 6 थोड़ी होते हैं, और एक पी उपकोष में 2 नहीं होते हैं, है ना। तो टोटल 6 आ सकते हैं, इसलिए 6 तक भरते हैं हम, 13 से लगाकर 18। 13 टू 18th ग्रुप एलिमेंट 15। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग ट्राई करें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ वुड बी, इनके आगे जो क्रम लिखा हुआ है, ये भी बढ़िया सवाल है भैया। इनके आगे जो क्रम लिखा हुआ है उस क्रम का सही क्या होगा क्रम, ये आपको बताना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ वुड बी, स्ट्रेंथ का सही क्रम क्या होगा। तो आइए देखिए बोर्ड पे, सबसे पहला है हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई बढ़ती है बीच में, और बंध लंबाई बढ़ती है तो OH आसानी से त्याग देगा। कौन? OH आसानी से त्याग देगा जिसका आकार बड़ा होगा। क्षारीयता में हमेशा याद रखना, ऊपर से नीचे चलने पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय सामर्थ्यता बढ़ती है और अम्लीय सामर्थ्यता घटती है। तो ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ एकदम सही क्रम लिखा हुआ है क्षारीय सामर्थ्य का। दूसरा अम्लीय सामर्थ्य, देखो अम्लीय सामर्थ्यता ऑक्सीकरण अंक पे डिपेंड करती है, पता है ना अपने को। Cl का ऑक्सीकरण अंक सबसे ज्यादा है, +7 है। सल्फर का 6, 5 है, 4 है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीकरण अंक होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, मतलब ये सही नहीं बनाया गया है। ये तो मैंने आपको बताया भी था, रेडॉक्स में भी लिखवाया था, ऐसे भी बताया था कि HClO4 ज्यादा प्रबल होता है, एसिडिक HClO4 ज्यादा होता है, HClO सबसे कम होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये वाला एक्सेप्शन था, मैंने बताया था कि H3PO4 होना चाहिए, लेकिन H3PO4 नहीं होता, H3PO2 ज्यादा अम्लीय होता है। कारण अनुनाद, रेजोनेंस की वजह से, अनुनाद ज्यादा होने की वजह से H3PO2 ज्यादा अम्लीय होता है H3PO4 से। ये भी गलत है। सबसे पहला जो है वो आपका सही ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। सही बताना है, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला सही है, बाकी तीनों ऑर्डर गलत ऑर्डर है भैया। HClO4 ज्यादा अम्लीय होता है, और फोर्थ वाले में H3PO4 नहीं होता, H3PO4 दुर्बल होता है H3PO2 से, ठीक है ना। H3PO4 दुर्बल होता है H3PO2 से।